हेलो बच्चे, एज यू ऑल आर नोइंग दैट वी आर डूइंग योर चैप्टर नंबर 5। क्या कर रहे हैं बेटा हम? चैप्टर 5 थ्योरी ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ डिमांड। एंड व्हाट इज डेट टुडे? 27 अक्टूबर 2020। क्लियर बेटा? मैं यहाँ बीच में इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये टॉपिक के लिए यहाँ स्पेस छोड़ा हुआ है, अदरवाइज वी कुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम द न्यू पेज। सो नाउ आई एम स्टार्टिंग योर टॉपिक ऑफ स्लोप of demand curve. Your slope of demand curve, slope of demand curve is calculated by the formula minus change in P upon change in Q. क्लियर बेटा? ये जो सिंबल है, ये वाला सिंबल है चेंज का, और ये P, तो ये क्या बन गया आपका? चेंज इन प्राइसेस। व्हाट इज दिस बेटा नाउ? चेंज इन प्राइसेस। देन दिस विल बी योर चेंज इन क्वांटिटी। मीन्स आपका जो डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व के ऊपर आप 2 पॉइंट ले लेंगे, पॉइंट ए पॉइंट बी, और उस पॉइंट पर आपके जो चेंजेस होंगे उसके अकॉर्डिंग आप स्लोप निकाल सकते हैं। इन दिस द नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव साइन दिख रहा है आपको? दिस नेगेटिव साइन। क्लियर बेटा? इन दिस नेगेटिव साइन indicates the inverse relationship between price and quantity demanded of a commodity. क्लियर बेटा? अब जो आपका डिमांड कर्व था, देखिए रफली मैं बना देती हूँ। दिस वॉज द शेप ऑफ योर डिमांड कर्व। ऐसी शेप थी आपके डिमांड कर्व की। यहाँ पर आपका प्राइस था, यहाँ पर आपकी क्वांटिटी थी। दिस वॉज योर एक्स एक्सिस, दिस वॉज योर वाई एक्सिस। अब जो ये आपकी स्ट्रेट लाइन है ना, दिस इज द स्ट्रेट लाइन। ये जो स्ट्रेट लाइन है, इसका क्या मतलब होता है? अ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व जो स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व है आपका, इट इंडिकेट्स लीनियर डिमांड फंक्शन।
इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब बेटा जब एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज कम होती है। सपोज आपके प्राइसेस बढ़ेंगे तो आपकी क्वांटिटी कम होगी, और अगर आपके प्राइसेस कम होंगे तो आपकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। ठीक है बेटा, ऐसे ही ये स्ट्रेट लाइन में लीनियर डिमांड फंक्शन का क्या मीनिंग हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर डिमांड फंक्शंस? आप लोगों का चैप्टर 4 था क्लास 9th में मैथ्स में, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ठीक है बेटा, जिनकी पावर 1 होती है, जिन फंक्शंस की, उसको बोलते हैं लीनियर फंक्शन। अगर हम डिमांड के बारे में बात कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगी? डिमांड फंक्शन। क्लियर बच्चा लोग? अंडरस्टूड दिस थिंग? और ये ऐसे स्ट्रेट लाइन क्यों है? वाई इज दिस स्ट्रेट? इट इज स्ट्रेट बिकॉज it is straight because slope is constant. Slope is constant, फिक्स रहेगा, बदलेगा नहीं। हर पॉइंट पे आपका जो स्लोप है वो कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। क्लियर है बेटा? आप थोड़ा एक बार ध्यान दीजिएगा यहाँ पर फिर से। अगर मैं इसके ऊपर यहाँ पर ये पॉइंट ले लूं, ए पॉइंट, और एक ये पॉइंट ले लूं बेटा सी पॉइंट, तो आप ध्यान से देखिए, यहां से लेके यहां तक, पहले आपका प्राइस ये P1 था, अब आपका प्राइस P2 हो गया, मतलब P1 से बदल के P2 हो गया। तो ये जो पोर्शन है आपका A से लेके B, ये इतना गैप यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये आपका चेंज इन P है बेटा। क्या है ये? चेंज इन P। और ऐसे ही अगर आप यहां से देखोगे, ये आपकी पहले वाली क्वांटिटी थी, ये आपकी नेक्स्ट वाली क्वांटिटी है, नेक्स्ट वाली। ठीक है, अब जो आई है आपकी पहले वाली क्वांटिटी ये थी Q1। जैसे ही आपका प्राइस P1 से लेके P2 कम हो गया, वैसे ही आपकी क्वांटिटी Q1 से लेके Q2 बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है। सो दिस इज गैप, दिस इज योर चेंज इन Q, चेंज इन Q। तो अगर आप इसके अकॉर्डिंग, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग स्लोप निकालते हैं, तो योर SDC, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, शॉर्ट फॉर्म में आई एम राइटिंग SDC, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, ये क्या हो जाएगा बेटा? नेगेटिव ऑफ चेंज इन P अपॉन चेंज इन Q, दैट इज इक्वल टू माइनस AB, यहां से यहां तक AB है बेटा, AB अपॉन यहां से यहां तक आपका BC, ऐसे निकल जाएगा। या फिर P1 माइनस P2, या फिर क्या हो जाएगा? माइनस जो आपके प्राइजेस थे पहले वाले प्राइजेस, P1 माइनस न्यू प्राइजेस P2 अपॉन Q1, ओल्ड क्वांटिटी माइनस न्यू क्वांटिटी Q2। दिस कैन बी द वे ऑफ योर फाइंडिंग आउट ऑफ योर स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। क्लियर है? अंडरस्टूड? अगर आपका यहाँ पर वैल्यूज ले ले, ये 4, ये 2 और ये 3, ये 1, तो आपका 2/2 स्लोप क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इज इट क्लियर बच्चा लोग? ओके, नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू स्लोप निकालेंगे कैसे। अगर आपको ये डायग्राम गिवन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, X 0 Y, और ये आपका फंक्शन बना दिया मैंने डिमांड कर्व। जब हम ये पॉइंट ले रहे हैं, ये वाला पॉइंट अगर हम A मान ले बेटा, सो दिस इज योर P1, और इसके अकॉर्डिंग आपकी ये Q1 है।
यहाँ पे हम प्राइस लेते हैं, लिखना मत भूलने का, मैं बार बार नहीं लिखूंगी। यहाँ पे क्वांटिटी लेते हैं। लेकिन अगर आपका ये ए से ए की जगह हम आपका ये जो पॉइंट है ये वाला ले ले, ये वाले को बी पॉइंट ले ले बेटा आपका, तो इस बी पॉइंट पे आपका जो न्यू प्राइस है वो 1 हो गया और आपके जो न्यू क्वांटिटी है वो Q2 वो 4 हो गई। तो जब आप इसका स्लोप निकालेंगे, व्हाट विल बी योर स्लोप? यहां से यहां तक जो चेंज हुआ है, कितना चेंज हुआ है? 3 - 1। और ये जो चेंज हुआ है, पहले 2 था फिर 4 हो गया, तो 2 और 4 में कितना डिफरेंस है? 4 - 2 कर देंगे और फॉर्मूले में ऑलरेडी माइनस बाहर लगा हुआ था। सो योर स्लोप विल बी -2/2, दैट इज -1। और आप जिस भी पॉइंट पे इसको कैलकुलेट करोगे वैसे ही होगा। ये तो डायग्राम के थ्रू हो गया आपका स्लोप। अगर आपको डायग्राम के थ्रू ना दे रखो और एक क्वेश्चन दे रखा हो तो कैसे निकालेंगे? फाइंड द स्लोप इफ price increases from 2 to 5। अगर आपका प्राइस 2 रुपए से 5 रुपए बढ़ जाए एंड क्वांटिटी, प्राइस बढ़ते हैं तो क्वांटिटी कम होती है ना बच्चे, क्वांटिटी डिक्रीजेस फ्रॉम 10 यूनिट्स टू 6 यूनिट्स, ऐसे हो जाए तो आपको जब सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को तो क्या आएगा? ये सारा मैथ्स ही होता है बेटा आपके इकोनॉमिक्स में, ग्राफ्स, इक्वेशंस, सॉल्यूशंस, तो ज्यादा कोई बड़ी बात है नहीं। चलो अब हम क्या निकाल ले, पहले चेंज इन पी निकाल लेते हैं। चेंज इन पी कितना हुआ है? 2 से 5, 3 4 5, 3 यूनिट्स का चेंज, 3 रुपये का फर्क पड़ गया। ठीक है, चेंज इन प्राइस इज 3 रुपीज। फिर बेटा आपका क्वांटिटी चेंज इन क्यू, व्हाट विल बी चेंज इन क्यू? योर चेंज इन क्यू इज हेयर 10 to 6, 10 से 6 हो गया तो कितना फर्क पड़ा? 4। ठीक है, 3/3 और ये 4। अब आपको स्लोप निकालना है, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। ये कैसे निकल जाएगा? चेंज इन पी अपॉन चेंज इन क्यू एंड नेगेटिव साइन, सो 3/4, दैट विल बी 0.75 नेगेटिव। So this is your slope of demand curve. Next topic which I will start beta, that will be yours 4th topic as per your TR Gen book, that is demand function। अभी बताया था थोड़ी देर पहले, जब स्ट्रेट लाइन है डिमांड कर्व तो डिमांड फंक्शन कैसी होगी? लीनियर डिमांड फंक्शन। नाउ आई विल टेलिंग यू डिमांड फंक्शंस, या इस टॉपिक का नाम क्या हो सकता है? डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। क्या हो जाएगा बेटा? डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिमांड को कैसे डिटरमाइन किया जा सकता है? डिमांड किस किस चीज से फर्क पड़ता है डिमांड के ऊपर? सो आपकी जो डिमांड फंक्शन है ये क्या बताती है? पहले इसकी डेफिनेशन बता दूं मैं आपको। डिमांड फंक्शन shows the relationship between demand for a commodity, and its वेरियस डिटर्मिनेंट्स। भी मजा आने वाला आपको थोड़ा सा पढ़ के इस चैप्टर को, बड़ा इंटरेस्टिंग है आगे। चलिए
अब आपकी जो डिमांड फंक्शन है ना बेटा, ये भी दो टाइप की होती है। डिमांड फंक्शन इज ऑफ टू टाइप्स। First one is individual demand function. Second one is market demand function. अब एज यूजुअल सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। कौन सी पढ़ेंगे बेटा पहले, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन आपकी इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन है ना बेटा, डीएक्स, वो किस किस से इफेक्ट होती है। देखो ये मैथ्स में लिखते हैं ना ऐसा, ऐसे एफ करके, ये मैथ्स होने वाला है आपका। पी एक्स पी आर वाई टी और ई। देखो आपकी डिमांड किस चीज की वजह से बदलती है। मान लो आज आपकी डिमांड है कि आप 1 किलो सोना खरीदोगे, मान लो ये आपकी आज की डिमांड है बेटा। अब देखो ये कैसे बदल सकती है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इसको चेंज कर देंगी, इस पे इफेक्ट डालेंगी। प्राइस ऑफ एक्स, अगर आपको ये पता चल जाए कि सोने के भाव आज जो है कल के मुकाबले वो ज्यादा बढ़ गए हैं और कल वो प्राइसेस जो है कम हो जाएंगे, तो आज आप सोना खरीदने नहीं जाओगे, ठीक है। या कोई भी प्रोडक्ट आप लीजिए, जैसे कि आपको एलईडी टीवी खरीदना है, आपने सोचा आपको एलईडी टीवी खरीदना है, अगर आपको पता चल रहा है कि मार्केट में आज उसके प्राइसेस जो है बहुत ज्यादा है और कुछ टाइम बाद वो कम होने वाले हैं, तो आपका जो डिमांड क्राइटेरिया है वो बदल जाएगा। आप उस एलईडी टीवी को आज ना खरीद के कुछ टाइम बाद खरीदोगे। तो कौन सी चीज पहले इफेक्ट कर रही है बेटा, प्राइस ऑफ गुड। ये पीएक्स क्या है यहाँ पे, प्राइस ऑफ गुड, प्राइस ऑफ गुड, जो गुड आप खरीद रहे हो उसका ही। अब ऐसे ही आपके पी वाई का, पी आर का भी फर्क पड़ता है। ये पी आर क्या है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। मैं यहीं से बताऊंगी, जब आपकी बुक में बहुत बड़ा बड़ा लिख रखा है उसको बिल्कुल नहीं समझाऊंगी, सिर्फ हिंट्स दूंगी। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स को ध्यान से सुनो, चाय और कॉफी। अब अगर किसी को ये दोनों चीजें घर में यूज होती हैं, है ना, चाय और कॉफी को आपस में सब्स्टिट्यूट फॉर्म में यूज किया जा सकता है। अगर चाय ना हो तो कॉफी पी जा सकती है, और अगर कॉफी ना हो तो चाय को भी पिया जा सकता है। तो बेटा इस केस में आप ये देखिए, अगर चाय के प्राइसेस बढ़ जाए पहले के मुकाबले, पहले चाय और जो ऑलरेडी चाय और कॉफी के प्राइसेस हैं उसके मुकाबले चाय के प्राइसेस बढ़ जाएं, तो आप लोग है ना क्या करोगे, आप चाय पीना बंद कर दोगे, आप कॉफी पीना शुरू कर दोगे। आप घर में हो, आपकी फैमिलीज हैं, आप ये चीजें डिस्कस कर सकते हो ऐसा होता है या नहीं। कुछ परसेंट नहीं होता है, वो एक्सेप्शंस होते हैं, लेकिन हम नॉर्मल केसेस पढ़ रहे हैं तो जनरली ऐसा होता है। और अगर आपको पता चले कि कॉफी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं और कोई कॉफी पीने वाला हो, तो वो कॉफी बंद कर देगा थोड़े टाइम के लिए, वो चाय पीना शुरू कर देगा। जैसे कई बार आप ये देखिए, कई बार जैसे प्याज के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो हम प्याज को कम यूज करना शुरू कर देते हैं। अगर टमाटर के प्राइसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो हम टोमेटो का यूज करना बेटा थोड़ा क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो ये आपस में क्या हो रहा है, रिलेटेड गुड्स, ऐसे कोई गुड्स जिनको हम आपस में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, उस केसेस में आपकी जो डिमांड है वो कैसे अफेक्ट करती है। क्लियर है। अब ये जो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स है, ये दो टाइप के गुड्स होते हैं आपके, सब्स्टिट्यूट गुड्स
और दूसरा होता है बेटा आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो प्राइस ऑफ गुड के साथ कैसा रिलेशनशिप था? नेगेटिव। एक के बढ़ने से, प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी कम हो रही थी। सब्स्टिट्यूट गुड में भी क्या हो रहा था? अगर एक गुड के प्राइस बढ़ रहे हैं तो दूसरे गुड की क्वांटिटी बढ़ रही थी। इज इट क्लियर बेटा? अंडरस्टूड। ऐसे ही आपके कम्प्लीमेंट्री गुड्स आ जाएंगे। कम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं? ऐसे गुड्स जो एक साथ यूज होते हैं। मान लो कार एंड पेट्रोल, पेट्रोल नहीं तो कार नहीं चलेगी, कार नहीं तो पेट्रोल, यूजलेस। ठीक है बेटा। फिर और क्या हो गया आपका? पेन एंड इंक। अगर पेन इंक है सिर्फ आपके पास तो इंक का कोई यूज नहीं होगा बिना पेन के, और अगर आपके पास पेन है और पेन में इंक नहीं है तो वो पेन भी यूजलेस हो जाएगा। तो ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो एक के साथ एक तरह यूज किए जा सकते हैं। तो हमने कॉम्प्लीमेंट सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या कौन से कुछ एग्जाम्पल लिए थे? सब्स्टिट्यूट्स के जो मैंने कुछ एग्जाम्पल बताया था वो बताया था आपको टी एंड कॉफी, ये सब्स्टिट्यूट गुड्स है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में आपके एग्जाम्पल हो सकते हैं पेन एंड इंक, या फिर आपका हो सकता है बेटा पेट्रोल एंड कार। अब ये तो मैंने आपको समझा दिया था। इसमें क्या बताया था? इंक्रीज इन प्राइस ऑफ वन क्योजेज इंक्रीज इन डिमांड ऑफ द अदर, एंड डिक्रीज इन प्राइस ऑफ वन क्योजेज डिक्रीज इन डिमांड ऑफ अदर। तो जब इसकी और डिमांड की बात करी जाए तो वो डिमांड, ये वो रिलेशनशिप पॉजिटिव था बेटा। अगर कॉफी के, टी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी, और अगर टी के प्राइसेस कम हो रहे हैं तो कॉफी की डिमांड कम हो जाएगी। मतलब आपस में गुड्स के बारे में बात हो रही थी। ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, अगर पेट्रोल महंगा हो जाएगा तो लोग कार चलाना कम कर देंगे। ऐसा होता है ना कि अगर पेट्रोल महंगा हो जाएगा तो कार का यूज कम कर देंगे क्योंकि उसको कम चलाएंगे फिर। और अगर कारें ही इतनी महंगी हो तो पेट्रोल का कंजप्शन अपने आप कम हो जाएगा। मान लो एकदम से सारी कार के प्राइसेस है वो बहुत ज्यादा हो जाए तो लोग न्यू कार परचेज करना बंद कर देंगे। अब न्यू कार परचेज करना बंद कर देंगे तो क्या होगा? पेट्रोल की जो कंजप्शन है वो भी कम होती चली जाएगी। तो बेटा इससे क्या होता है? अ फॉल इन प्राइस ऑफ वन क्योजेज इंक्रीज इन द डिमांड फॉर द अदर। मान लो अगर आपके पेट्रोल के प्राइसेस कम हो जाएं तो जो ऑलरेडी लोगों के पास कार व्हीकल्स वगैरह हैं वो उनका यूज करना स्टार्ट कर देंगे ज्यादा। क्यों? क्योंकि पेट्रोल के प्राइसेस कम हो गए हैं पहले के कंपैरिजन में। सो दिस इज योर नेगेटिव रिलेशनशिप। यहाँ पे आपकी रिलेशनशिप कैसी है? नेगेटिव। एक के बढ़ने से दूसरी की डिमांड कम हो रही है और एक के घटने से दूसरे की डिमांड बढ़ रही है। सो दिस वाज योर पॉजिटिव, दिस वाज योर नेगेटिव। क्लियर बेटा? आपकी बुक में जो ऑरेंज लाइंस में जो रिजल्ट लिखा हुआ है आपको वही करना है। और इम्पॉर्टेंट है बेटा, डिफरेंस बिटवीन सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कम्प्लीमेंट्री गुड्स गिवन इन योर फोकस जोन। इसको अच्छे से समझने के लिए आपको मेन जो चीज है वो क्या करनी है? डिफरेंस बिटवीन SG substitute goods and CG complementary goods given in your focus zone that you will write and learn। वहां से आपको ये और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ऑलरेडी मैं समझा चुकी हूँ। नेक्स्ट वन इज योर इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब देखो कितना मजेदार चीज आई है। अब मैं बारी बारी बता रही हूँ। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, ये सारी चीजें होती हैं। प्राइस ऑफ एक्स हो गया सबसे पहली चीज। दूसरा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स मैंने बता दिया। इसमें दो चीजें आई थी, सब्स्टिट्यूट और कम्प्लीमेंट्री। अब देखो ये तीसरा इनकम है, ये टेस्ट है, और ये कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस है। अब हम चलते हैं इनकम पे। किस पे चलते हैं बेटा? इनकम।
थर्ड फैक्टर जो आपको आपके डिमांड को डिटरमाइन करता है, दैट इज योर इनकम। अब ये कैसे अफेक्ट करती है? चलिए, गुड्स जो है बेटा वो जनरली दो टाइप के होते हैं, नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स फर्स्ट केस, ये आपका थर्ड पॉइंट है, सी पार्ट। सो नॉर्मल गुड्स के बारे में हम पढ़ेंगे और दूसरा हम यहां पर पढ़ेंगे इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो सिंपली हम उनको नॉर्मल की तरह मानते हैं, ज्यादा हाईटेक नहीं मानते या लो क्वालिटी के नहीं मानते हैं। नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स in case of which there is a positive relationship between income and quantity demanded। पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है, पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड क्यूडी। क्यूडी मीन्स क्वांटिटी डिमांडेड। कैसे? अगर किसी की इनकम बढ़ जाती है तो वो अगर किसी गुड की परचेजिंग को डिमांड को बढ़ा लेता है तो वो ऐसे गुड को नॉर्मल कैटेगरी में रखा गया है। इन्फीरियर गुड में क्या होता है? अगर किसी की इनकम बढ़ जाए तो वो सस्ते प्रोडक्ट्स को यूज करना बंद कर देगा, महंगे प्रोडक्ट्स को यूज करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर है बेटा? ऐसे गुड्स जो स्टेटस वाइज लो लेवल के माने जाते हैं, और जब देखो कोई गरीब है, ठीक है, मान लिया कोई गरीब है, तो जब तक वो गरीब है ना, उसकी इनकम बहुत कम है, तो वो सस्ते प्रोडक्ट्स यूज करेगा, बिल्कुल लो क्वालिटी के, लो लेवल के। लेकिन अगर उसकी एकदम से इनकम बढ़ जाती है तो वो गरीब उन्हीं प्रोडक्ट्स को दोबारा यूज नहीं करेगा, उनकी क्वांटिटी नहीं बढ़ाएगा, बल्कि वो उन सस्ते प्रोडक्ट्स को यूज करना बंद कर देगा और स्टैंडर्ड क्वालिटी के महंगे प्रोडक्ट्स को यूज करना स्टार्ट कर देगा। तो जब इंफीरियर गुड्स की बात होती है तो नेगेटिव रिलेशनशिप है। कैसी रिलेशनशिप है? नेगेटिव रिलेशनशिप है बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अब इंफीरियर गुड में है ना बेटा, आपका कैरोसिन ऑयल आता है। क्या आता है? कैरोसिन ऑयल। फॉर एग्जाम्पल सोच के देखो, कैरोसिन ऑयल सबसे सस्ता ऑयल माना जाता है। अब इसके अकॉर्डिंग जो लोग गरीब होते हैं ना, वो पहले चूल्हे पे या स्टोव पे खाना बनाते हैं, लेकिन अगर उनका फैमिली स्टेटस बढ़ जाता है, ठीक है, अगर वो धीरे धीरे अपना फैमिली स्टेटस इंप्रूव कर लेते हैं, उनका इनकम लेवल इंक्रीज हो जाता है, तो वो कैरोसिन की कंजप्शन कम कर देते हैं और क्या खरीद लेते हैं? गैस स्टोव खरीद लेते हैं, है ना। उनका स्टैंडर्ड बढ़ जाता है, वो गैस पे खाना बनाते हैं, चूल्हे पे खाना ना बना के गैस की तरफ स्विच ऑन हो जाते हैं। मतलब इनकम बढ़ी, इनकम बढ़ने, जब हम आप खुद जनरली सोच के देखो, अगर इनकम बढ़ जाए तो हम खर्चे ज्यादा करना स्टार्ट कर देते हैं। मान लो एक तो फैमिली की इनकम 10,000 है, तो 10,000 में हम लिमिटेड खर्चे करेंगे। लेकिन अगर हमारी इनकम 10 से 20 हो जाए तो हम क्या करेंगे कि हम ये सोचेंगे कि हम, है ना, पहले 10 में भी काम चलाते थे, अब थोड़ा और स्पेंड कर लेते हैं, कुछ पैसे बचा लेंगे, कुछ एक्स्ट्रा खर्च कर लेंगे। तो ये मान लिया जाता है कि 16,000 खर्च कर लेते हैं, 4,000 सेव कर लेते हैं। लेकिन वो 6,000 जो एक्स्ट्रा हुए हैं, 10 से जो 16 हुए हैं, वो कहाँ पे स्पेंड हो रहे हैं? जो ऑलरेडी हम गुड्स को ले रहे थे उनकी कंजप्शन ही बढ़ा रहे हैं ना बेटा, ठीक है, डिमांड ही बढ़ा रहे हैं। लेकिन इंफीरियर गुड के केस में क्या होता है? जो हम पहले खरीद रहे होते थे ना, वो तो बिल्कुल खत्म कर देते हैं, जीरो कर देते हैं, उसको लो लेवल पे चले जाते हैं। लेकिन उसकी जगह कोई और चीजें खरीदना शुरू कर देते हैं जो हमारे स्टैंडर्ड को शो करती हैं या अपग्रेड करती हैं। लेकिन नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं? नॉर्मल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिन पे इनकम अगर बढ़ जाए तो हम उन्हीं गुड्स की कंजप्शन को बढ़ाते हैं। और इन्फीरियर गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? अगर इनकम बढ़ जाए तो इन्फीरियर जो गुड था ना, जो लो क्वालिटी का गुड था, उसका कंजप्शन कम कर देते हैं, बल्कि दूसरा जो उसके कंपेयर में, उसके सब्स्टिट्यूशन में जो गुड आ जाता है, उसका यूज हम बढ़ा देते हैं। इज इट क्लियर बेटा? इसका जो इनकम इफेक्ट है दैट इज पॉजिटिव। इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव, मतलब इनकम के बढ़ने से इस गुड की क्वांटिटी बढ़ जाएगी,
और इसका इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव। और कुछ गुड नेसेसिटी गुड्स होते हैं, नॉलेज के लिए बता रही हूं, तीसरा काइंड का गुड जो होता है दैट इज योर नेसेसिटी गुड्स। अब ये थोड़ी है कि आपकी इनकम बढ़ गई तो आपके घर में 2 थैली नमक की लगती है और आप 10,000 थैली ला के रख दोगे। नमक तो उतना ही यूज करोगे ना बेटा जितना आपको चाहिए। जैसे आपकी शुगर है, शुगर भी नेसेसिटी गुड है। वाटर हो गया, वाटर भी आपका नेसेसिटी गुड है। कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनके प्राइसेस बढ़ जाए तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इनकम बढ़ जाए तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि वो हमारी जरूरत है, उनका कंजप्शन हमें करना ही करना पड़ेगा। किन्हीं हालात में हो, जैसे भी हो, वो हमें कंज्यूम करने ही करने पड़ेंगे। तो नेसेसिटी गुड्स में आपके बेटा आ जाते हैं सॉल्ट, शुगर, वाटर एटसेट्रा। ठीक है, तो ये मैंने आपको इफेक्ट्स बता दिए हैं। इसके बाद जो आपके बुक के पेज नंबर 110 पर फोकस जोन है वो आप खुद से प्रिपेयर करोगे, और उसमें क्या बता रखा है, डिफरेंस बिटवीन। अगर आपको कहीं ना आए कोई सेंटेंस, कोई चीज समझना है, वो आप मेरे को बता सकते हैं ग्रुप में कि मैम ये वाला पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, बल्कि लेकिन आपको हो गया होगा सारा कुछ। तो इसमें से आपका नॉर्मल गुड्स का डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स। ठीक है बेटा, ये टॉपिक आप प्रिपेयर कर लेंगे, ये प्रिपेयर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट थिंग इज योर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। ठीक है, दे देखो कितना मजेदार आने वाला है, रियल लाइफ से रिलेट हो रहा है अब आपका सारा इकोनॉमिक्स। जो आप घर में रहते हो ना, घर में रहते हो, चीजें देखते हो आसपास, वो सब रिलेट। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, टेस्ट एंड प्रेफरेंस का क्या है, देखो अगर जो है आपका टेस्ट बदल जाए, अगर आप पहले तो विलेज लेवल पे रहते थे, आपका रहना सहना जो था विलेज लाइफ के जैसे था, और आप शहर में रहना स्टार्ट कर दिया तो आपका टेस्ट बदल गया। टेस्ट बदलने से जो विलेज प्रोडक्ट्स थे उनका कंजप्शन आप बंद कर दोगे, कम कर दोगे, और शहरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जैसे अगर आप क्लोथिंग पे जाओ तो जीन्स, शर्ट, वेस्टर्न ड्रेसेस, वेस्टर्न खाना, पिज्जा, मैगी वैगी, ये सब आपका इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपका टेस्ट बदल गया, आपकी प्रेफरेंसेस बदल गई, आप शहर में आ गए हो। तो आप, ठीक है, आप गांव वाला जो था आपका सब्जी रोटी, लहंगा चुन्नी पहनना, सूट पहनना, वो सब आपका कम हो जाएगा। सो दिस इज अबाउट योर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अब टेस्ट एंड प्रेफरेंस से क्या होगा, आपकी बुक में जो लिखा है एक बार मैं रीड आउट कर देती हूँ। द डिमांड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज also depends on the individual's tastes and preference. Taste and preference of the consumer are influenced by advertisement, change in fashion, climate and new inventions. देखो, एक तो ये विलेज वाला मैंने एग्जांपल दिया, एक एडवर्टीजमेंट्स। देखो पहले टाइम में क्लिनिक प्लस का शैम्पू हुआ करता था, लोग 1 रुपए का क्लिनिक प्लस का पाउच आता था, उससे सर धोते थे। अब आप एडवर्टीजमेंट देखने बैठ जाओ, टीवी देखते रहो, बीच में एडवर्टीजमेंट्स आएंगे 1000 तरह के, ट्रेस में आ गया, डव आ गया, गार्नियर हो गया। तो मतलब जब आप एडवर्टीजमेंट्स वगैरह को देखते हो तो आपका माइंड पे इन्फ्लुएंस पड़ता है, और आप डिमांड जो है, आप जो जिस प्रोडक्ट को यूज कर रहे थे, आप उसको एक बार तो किसी नई प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होते ही हो, आप उसको चेंज करने की कोशिश करते हो। इन्वेंशंस हो जाती हैं। पहले के टाइम में कीपैड के फोन्स होते थे, अब स्मार्टफोन्स हैं। तो अब पहले हर किसी के पास कीपैड का फोन होता था, इवन लैंडलाइन फोन्स होते थे, लेकिन अब वो कीपैड और लैंडलाइन फोन्स छूट गए हैं। उसके अलावा अब कौन सी चीजें यूज हो रही है, स्मार्टफोन्स। तो स्मार्टफोन्स की डिमांड बढ़ रही है कि जो आउटडेटेड हो चुके हैं, जो फैशन से बाहर निकल चुके हैं, उनकी डिमांड जो है वो कम हो गई है। तो बेटा हम क्या कह सकते हैं, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, डिमांड ऑफ दूज गुड्स इंक्रीज फॉर कंज्यूमर, डेवलप स्ट्रॉन्ग टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अगर टेस्ट चेंज होगा तो डिमांड भी चेंज होगी। ठीक है, टेस्ट चेंजेस, डिमांड ऑल्सो चेंजेस। और कौन सा टेस्ट डिमांड को चेंज कर पाएगा, स्ट्रॉन्ग चेंज, हल्का फुल्का नहीं, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंसिव होना चाहिए। ये जो सेंटेंस आपकी बुक में लिखा ना, इसको एज इट इज क्रैम कर लेना। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, डिमांड फॉर दोज गुड्स इंक्रीजेस फॉर विच कंज्यूमर डेवलप स्ट्रॉन्ग टेस्ट एंड प्रेफरेंस।
This is the important sentence to be learnt, remembered and written when you will explain this taste and preferences. Next one is beta the last one topic, that is your expectations. कौन सा टॉपिक बेटा? एक्सपेक्टेशंस. एक्सपेक्टेशंस मीन्स हम जो सोच रहे हैं. अगर आपको मन में लगे कि कल को सोने के प्राइस बढ़ेंगे और बढ़ते ही रहेंगे, कम नहीं होंगे, तो आप क्या सोचोगे? सारा का सारा सोना जो आपको चाहिए वो आप आज ही खरीद लोगे. एक्सपेक्टेशन जो होते हैं फ्यूचर में जो चेंजेस आने वाले होते हैं. तो अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में किसी प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, तो आप क्या करोगे? आज ही उसको खरीद लोगे. और अगर आपको लगता है फ्यूचर में किसी चीज के प्राइसेस कम हो गए, तो आप उसको आज ना खरीद के फ्यूचर में खरीदना पसंद करोगे. और दूसरा बेटा एक माइंड चेंज ये भी हो सकता है कि अगर आपको लगे कि फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ेंगे बहुत ज्यादा, आप उस चीज को ले सकते हो फॉर सेलिंग पर्पस ऑल्सो. सो दिस वॉज योर एक्सपेक्टेशन. इसमें लिखने का तो कुछ है नहीं, जस्ट मैं रीड आउट कर देती हूँ. इफ द कंज्यूमर एक्सपेक्ट्स अ सिग्निफिकेंट चेंज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ द कंसर्न कमोडिटी इन द फ्यूचर, ही मे डिसाइड टू चेंज हिज प्रेजेंट डिमांड. अगर फ्यूचर के प्राइसेस में चेंज हो रहा है ना, फ्यूचर प्राइसेस चेंज हो रहे हैं, चेंज इन फ्यूचर प्राइसेस हो रहा है, देन देयर इज चेंज इन प्रेजेंट डिमांड. देन देयर इज चेंज इन प्रेजेंट डिमांड. और ये कैसा है बेटा? नेगेटिव. फ्यूचर में बढ़ेंगे प्राइसेस तो आज डिमांड आप इंक्रीज कर लोगे. ठीक है, अगर आपको लग रहा है तो उसके अकॉर्डिंग ये चीजें होती हैं. पर्टिकुलरली इफ द कंज्यूमर फियर्स एक्यूट शॉर्टेज ऑफ द कमोडिटी, ही मे राइज हिज प्रेजेंट डिमांड. सो दिस इज ऑल रिलेटेड टू योर एग्जिस्टिंग प्राइजेस एंड फ्यूचर प्राइजेस. इन दोनों चीजों पे ये डिपेंड करता है. देन बच्चे, दिस इज ऑल अबाउट your class today. In next class I will discuss your market demand, जो मोस्टली ऐसे ही सिमिलर होने वाली है. बस दो चीजें हैं जो उसमें चेंज हो जाएंगी. ठीक है बेटा. देन टुमारो आई विल स्टार्ट योर मार्केट डिमांड. ये 5 तो सेम रहेंगे आपके मार्केट डिमांड में. देखो मार्केट डिमांड का एक फंक्शन हल्का सा बना देती हूँ मैं आपका. मार्केट डिमांड एक्स, इसके अंदर ये ऑलरेडी जो आज मैंने पढ़ाए हैं ये सेम रहेंगे. पी एक्स सेम रहेगा, पी आर सेम रहेगा, इनकम सेम रहेगा, टी फॉर टेस्ट सेम रहेगा, और बेटा आपका एक्सपेक्टेशन सेम रहेगा. जो न्यू जो ऐड होंगे ना वो आपके एन और वाई डी. एन मतलब आपके नंबर ऑफ बायर्स और पॉपुलेशन, और डी मतलब आपके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. कल की क्लास में सिर्फ ये 2 एक्सप्लेन किए जाएंगे, क्योंकि 5 जो हैं उनका इफेक्ट एक्सप्लेनेशन सब सेम रहने वाला है. And after this I will do your law of demand. Clear बच्चे? So today you have to read till page number 114. आज का जो कराया है वो तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, उसके साथ साथ पेज नंबर 114 तक आप एक बार रीडिंग कर देंगे सारी, ताकि आपकी नेक्स्ट लेक्चर में है आपको अच्छे से समझ आ जाए. थैंक यू बच्चे.